हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक्सपेक्टेड पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 5 करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने 4 पेपर आपको करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमने उसकी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 5 और इसमें बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इन 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं एक्सपेक्टेड पेपर 5 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति 10 मिनट में 200 जूल कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति 20 मिनट में उसी कार्य को करता है, तो किसके द्वारा किया गया कार्य महत्तम होगा? ये हमसे पूछा है। तो बताइए किसका होगा? पहले व्यक्ति का होगा, दूसरे व्यक्ति का होगा, दोनों ने समान कार्य किया है या फिर डेटा अपर्याप्त है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ने समान कार्य किया है। दोस्तों, हमसे पूछा क्या है? कार्य किस महत्तम होगा। अब ये 10 मिनट में कर रहा है 200 जूली कार्य और 20 मिनट में ये भी क्या कर रहा है? 200 जूली कार्य कर रहा है, तो कार्य तो समान ही कर रहा है। यदि शक्ति बोलता तो हम शक्ति का मान निकालते और उसमें बताते कि शक्ति मतलब किसकी ज्यादा शक्ति लगी है। लेकिन हमसे तो क्या पूछा है? कार्य क्या रहा है, मतलब कार्य महत्तम होगा, दोनों तो समान ही कार्य कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कॉलम 1 का कॉलम 2 से सही मिलान कीजिए। दोस्तों, कॉलम 1 और कॉलम 2 का सही तरीके से हमको मिलान करना है। तो बताइए, द्रव्यमान पहला है हमारा द्रव्यमान, दूसरा है हमारा भार, तीसरा है घनत्व, चौथा है आपेक्षिक घनत्व। तो दोस्तों बताइए, द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, घनत्व क्या होता है और आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो दोस्तों, द्रव्यमान के बारे में क्या जानते हैं? द्रव्यमान जो है ये पदार्थ की मात्रा जो होती है, द्रव्यमान जो होता है पदार्थ की मात्रा होता है और हर जगह कैसा होता है? नियत होता है। कैसा होता है? हर जगह नियत होता है। तो द्रव्यमान किससे कनेक्ट हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा, और ये हर जगह नियत रहती है। ऐसा ही मात्रा क्या होता है इसका? किलोग्राम होता है। तो पहला वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा? तीसरे से कनेक्ट हो जाएगा। किससे कनेक्ट हो जाएगा? तीसरे से कनेक्ट हो जाएगा पहला वाला। बात करें भार के बारे में, तो भार क्या है दोस्तों? जो स्थान के अनुसार बदलता रहता है। मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। मतलब स्थान के अनुसार जो बदलता है वही क्या है? हमारा भार है। तो दूसरा वाला किससे कनेक्ट हो जाएगा? पहले वाले से हो जाएगा। घनत्व क्या होता है? तो घनत्व जो होता है ये होता है प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर घनत्व किससे कनेक्ट हो जाएगा? दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। और घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है। आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपाती क्या कहलाता है? आपेक्षिक घनत्व कहलाता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो चौथा वाला चौथे से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर निम्न में से कौन सा सत्य है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों, एक गेंद है जिसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। मान लेते हैं गेंद है और इसको हम ऊर्ध्वाधर कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो अधिकतम ऊंचाई मतलब ये वाली जो ऊंचाई है, इसमें कौन सा सत्य होगा ये हमको बताना है। दोस्तों, जब जब गेंद को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो तो हमारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ये अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों, जब हम गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर जो है क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है, ये हमको बताना है। बताइए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो दोस्तों, हमको रटना नहीं है, हमको समझना है कि होता क्या है। दोस्तों, हम जानते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है तनाव बट्टे विकृति के। क्या होता है? तनाव बट्टे विकृति के होता है।
क्या होता है, तनाव बट्टे विकृति के। और दोस्तों हम जानते हैं विकृति का तो कोई मात्रक ही नहीं होता, तो विकृति से हमको लेना देना नहीं है, हमको तो लेना है तनाव से। और तनाव क्या होता है दोस्तों, तनाव जो होता है ये होता है बल बट्टे क्षेत्रफल के। एक मान से दाब का फार्मूला याद है ना आपको, तनाव भी तो वही है, तो बल बट्टे क्षेत्रफल होता है किसका, तनाव का मान। तो तनाव जब बल बट्टे क्षेत्रफल होता है तो बल की इकाई मैंने बोला था आपको याद करना है, क्या होता है, M L T-2। इसको तो आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और मीटर को किस में दर्शाया जाता है, लंबाई में, तो लंबाई मतलब L का स्क्वायर हो जाएगा नीचे में। अब ये जब ये L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M, ये L2 है तो ऊपर जाके -2 होगा, तो -2 से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, L-1 आएगा, और T-2 तो पहले से है, तो ML-1 T-2 यही क्या होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोण मापने और लगाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोण को मापने और लगाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, स्केल रोलर का उपयोग करते हैं, प्रकार का उपयोग करते हैं, चांदा का उपयोग करते हैं, या फिर टी स्क्वायर का। तो दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोण मापने और लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं चांदा या प्रोटेक्टर का, ठीक है, जिसे हम प्रोटेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन, वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने एक ही मान देते हैं तो क्या होता है बताइए, -40 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री, या फिर 32 डिग्री। तो दोस्तों वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं वो होता है -40 डिग्री, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, उष्मा स्थानांतरण का कौन सा माध्यम माध्यम के बिना होता है। ऑप्शन ए चालन होता है, ऑप्शन बी संवहन होता है, ऑप्शन सी विकिरण होता है, या ऑप्शन नंबर डी चालन और संवहन दोनों होता है। दोस्तों उष्मा स्थानांतरण का वह माध्यम जो माध्यम के बिना होता है वह होता है विकिरण। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता हमको नहीं होती है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, ज्वरमापी में निम्नतम चिन्ह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित होता है, इसका अर्थ क्या है। दोस्तों जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसमें निम्नतम चिन्ह जो होता है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित होता है, इसका अर्थ क्या होता है बताइए, ए वाला होता है, बी वाला होता है, सी वाला होता है, या फिर डी वाला होता है। तो दोस्तों क्लिनिकल थर्मामीटर में निम्नतम चिन्ह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, इसका अर्थ है मानव शरीर का तापमान सामान्यतः इससे नीचे नहीं गिरता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, गर्म करने पर धातु की जड़ फैलती है, यह किस कारण होता है। दोस्तों हम जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो धातु की छड़ जो है फैलने लगती है, ये किस कारण से होता है, घनत्व में कमी के कारण होता है, अंतर आणविक कंपन में वृद्धि के कारण होता है, द्रव्यमान में कमी की वजह से होता है, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि के कारण होता है। दोस्तों गर्म करने पर धातु की छड़ फैलती है, ये होता है अंतर आणविक कंपन में वृद्धि के कारण, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि उस पर 50 वोल्ट का वोल्टेज है तो धारा क्या होगी, बताइए धारा क्या होगी, 0.2 एम्पियर होगी, 500 एम्पियर होगी, 5 एम्पियर होगी, या फिर 2 एम्पियर होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं धारा I बराबर क्या होता है, धारा I बराबर होता है V/R के। V का मान कितना है हमारे पास में 50 वोल्ट है, और R का मान कितना है 10 है, तो हमारी जो धारा होगी कितनी होगी, 5 एम्पियर निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 3-6 ओम प्रतिरोधक जो है ये श्रेणी में जुड़े गए हैं, कुल प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों 3-6 ओम के प्रतिरोधक है जो किस में जोड़े गए हैं, श्रेणी में जोड़े गए हैं। हमसे क्या पूछा है, कुल प्रतिरोध का मान पूछा है। तो हमने आपको बताया था जब भी समान मान के समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है उसका मान हम कैसे निकालते हैं, N × R के माध्यम से। अब N क्या है, ये प्रतिरोधों की संख्या है, R हमको क्या है, प्रतिरोध का मान है। N कितने हैं हमारे पास में, मतलब 3 प्रतिरोध हैं, और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है, 6 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 18 ओम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, 100 वाट का बल्ब 5 घंटे चलाया जाता है, kWh में ऊर्जा खपत क्या होगी। तो हम जानते हैं kWh बराबर क्या होता है, ये होता है वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000 के। अब हमको वाट कितना है, 100 वाट है,
घंटे कितने हैं, 5 घंटे हैं। दिन तो हमको दिया नहीं गया है, बटे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 500 बटे 1000, 1020 तो कितना आ जाएगा, 0.5 kWh। कितना आएगा, 0.5 kWh। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ आइस सॉलिड टू द स्टेट ऑफ वाटर लिक्विड हैपन्स बिकॉज ऑफ। बताइए, द चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ आइस सॉलिड टू द स्टेट ऑफ वाटर लिक्विड हैपन्स बिकॉज ऑफ। क्या होता है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है? कांच है, रबर है, चांदी है या फिर लकड़ी है? तो विद्युत का अच्छा चालक होता है दोस्तों हमारा क्या, चांदी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या होगी? तो हम जानते हैं गति चाल बराबर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है, 2 घंटे। तो काट दीजिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी स्पीड होगी। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसका विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो वस्तु पर किया गया कार्य कैसा होता है? तो दोस्तों बताइए, अधिकतम होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है या फिर न्यूनतम होता है? दोस्तों जब भी किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसका विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है, ये होता है हमारा शून्य। क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि हम जानते हैं बल एफ बराबर क्या, बल कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बराबर होता है बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन इनटू कॉस थीटा के। यही तो होता है। एफ का मान जब cos 90 का मान रखेंगे तो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा जो मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं? बताइए, चाल में होते हैं, दूरी में होते हैं, द्रव्यमान में होते हैं या फिर वेग में होते हैं? तो दोस्तों जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो होती है हमारी क्या, वेग। वेग में परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा, वस्तु का भार पूछा है किसमें, चंद्रमा पर। और हमको जी का जो मान दिया है कि मून के, वो कितना दिया गया है, 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो चंद्रमा पर भार निकालेंगे, जब वेट इन मून निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू जी के। m का मान कितना है, 5 है, और g का मान कितना है मून पे, 1.6 है। तो कर लीजिए, 5 छक 30 की शून्य हासिल का है 3, 5 एकम 5 3 8, तो 8 न्यूटन जो होगा वो क्या होगा, द्रव्यमान पे भार, मतलब चंद्रमा पे भार निकल के आ जाएगा। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या फिर ज्वारीय ऊर्जा? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी, कोयला। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ये नवीकरणीय स्रोत है। कोयला जो है ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिशत त्रुटि की गणना करने के लिए निम्न में से कौन सा सही सूत्र है? बताइए, प्रतिशत त्रुटि की हमको यदि गणना करना है तो कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे हम? इनमें से कौन सा होगा, ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो दोस्तों प्रतिशत त्रुटि की गणना करने के लिए जो सही सूत्र है वो है ऑप्शन नंबर ए वाला। प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाय वास्तविक मान इनटू 100। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। 2 मीटर क्यूब पानी का द्रव्यमान क्या होगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 500 किलोग्राम होगा, 2000 किलोग्राम होगा, 1000 किलोग्राम होगा या फिर 200 किलोग्राम? तो हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन के। घनत्व कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है। क्या पूछा है हमसे, द्रव्यमान पूछा है, और आयतन कितना है, 2 मीटर क्यूब है। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, द्रव्यमान हमारा 2000 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। कितना, 2000 किलोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? बताइए, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, वोल्ट होती है, कूलाम होती है, ओम होती है। तो दोस्तों विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है कूलाम। एम्पियर किसकी होती है? विद्युत धारा की। वोल्ट किसकी होती है? विभवांतर की। ओम किसकी होती है? प्रतिरोध की होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम श्रेणी के लीवर में आधार फलक्रम होता है। हमसे क्या पूछा है? प्रथम श्रेणी के लीवर में हमने बताया एफ एल, इसे याद रख लीजिए आप। जब फलक्रम बीच में होता है तो फर्स्ट श्रेणी का लीवर होता है, जब लोड बीच में होता है तो सेकंड श्रेणी का लीवर होता है, जब एफर्ट बीच में होता है तो थर्ड श्रेणी का लीवर होता है। अब क्या पूछा है? फलक्रम कहाँ? आधार जो होता है प्रथम श्रेणी के लीवर में, आधार मतलब फलक्रम ही पूछा है। तो प्रथम श्रेणी के लीवर में फलक्रम जो होता है वो किस में होता है? बीच में होता है। किसके? लोड और एफर्ट के बीच में होता है। किसके? लोड और एफर्ट के। तो ऑप्शन नंबर बी, भार और प्रयास के बीच में होता है हमारा फलक्रम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कर्मचारी 200 न्यूटन का भार 3 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों एक कर्मचारी है जो 200 न्यूटन का भार 3 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, किया गया कार्य हमसे पूछा है। तो कार्य बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कार्य बराबर, एक चीज हम जानते हैं, एम जी एच होता है कि नहीं होता है। अब भार मतलब एम जी का मान हमको कितना दिया गया है? 200 दिया गया है। ऊंचाई कितनी है? 3 है। तो कार्य कितना होगा? 600 जूल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितना? 600 जूल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? बताइए कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोजन है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव अपने क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलता है कहलाती है? संघनन कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, या फिर उबलना? तो दोस्तों वह प्रक्रिया जिसमें द्रव अपने क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलता है ये हमारी कहलाती है वाष्पीकरण। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि 50 न्यूटन के प्रयास से 200 न्यूटन का भार उठाया जाता है तो पुली तंत्र का यांत्रिक लाभ क्या होगा? हमसे क्या पूछा है? यांत्रिक लाभ। और यांत्रिक लाभ मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है? लोड बटे एफर्ट के। लोड कितना है दोस्तों? 200 न्यूटन है। एफर्ट कितना लगाया जा रहा है? 50। 10 से 10, 520। तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान कितना आएगा? 4 निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबे समय तक काम करने पर कितनी डेसिबल से अधिक ध्वनि स्तर खतरनाक माना जाता है? 45 डेसिबल, 60 डेसिबल, 85 डेसिबल, या फिर 75 डेसिबल? तो लंबे समय तक काम करने पर 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि स्तर को क्या माना गया है? खतरनाक माना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत आग के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? बताइए विद्युत आग के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयुक्त करते हैं हम? पानी प्रकार का, फोम प्रकार का, CO2 प्रकार का, या फिर रेत बाल्टी का? तो दोस्तों विद्युत आग के लिए हम जो है ऑप्शन नंबर सी CO2 प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करते हैं। तो उपयुक्त तो कौन सा होता है? CO2 प्रकार का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। 2 किलोग्राम पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा हमको चाहिए, ये हमको पूछा है। ऑप्शन ए 42,000 जूल, ऑप्शन बी 84,000 जूल, ऑप्शन सी 21,000 जूल, या ऑप्शन नंबर डी 420 जूल? तो बताइए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हमको होगी? तो दोस्तों हम जानते हैं ऊष्मा क्यू बराबर क्या होता है? ऊष्मा क्यू बराबर होता है दोस्तों क्या? ऊष्मा Q बराबर होता है M × S × ΔT के। M क्या है? यहाँ पे द्रव्यमान है। S क्या है? विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है। ΔT क्या है? ये तापमान में परिवर्तन है। और Q क्या है? ये ऊष्मा है। M का मान कितना है दोस्तों? M का मान हमको दिया गया है 2 किलोग्राम। विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी है? 4200 है। और समय में परिवर्तन कितना है? 10 डिग्री है। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 42 दूनी 84। और कितने जीरो है? 2 और 1 3 जीरो। तो 1 2 3 जीरो। तो हमारी जो ऊष्मा होगी वो कितनी होगी? 84,000 जूल निकल के आ जाएगी। कितनी? 84,000 जूल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? बताइए बायोडिग्रेडेबल का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? दोस्तों जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, ये सूक्ष्म जीव इसे अपघटित कर सकते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आनत तल का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए, आनत तल का उपयोग हम किस लिए करते हैं? बल बढ़ाने के लिए करते हैं, दूरी घटाने के लिए करते हैं, भार उठाने के लिए, प्रयास कम करने हेतु करते हैं, या फिर भार बढ़ाने के लिए करते हैं? दोस्तों, आनत तल का प्रयोग जो है ना, हम किस लिए करते हैं? हम करते हैं भार उठाने के लिए, प्रयास को कम करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माप 0.00480 में सार्थक अंकों की संख्या है। 5 है, 3 है, 6 है, या फिर 2 है? तो दोस्तों, सार्थक अंकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 3 हो जाएगी। 1, 2 और 3। हम बोलेंगे सर ये 0 क्यों लिया आपने? तो दशमलव के बाद आने वाले, दशमलव के बाद आने वाले और दशमलव के बाद आने वाले गैर शून्य अंक और उसके बाद आने वाले जो 0 होते हैं उसको हम क्या करते हैं? गिनते हैं, मतलब वो क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। अगर इस प्रकार से होता 4800, तो इसमें कितने होते सार्थक अंक? 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ दशमलव नहीं है। यदि दशमलव नहीं लगाए और मान लीजिए यहाँ दशमलव लग जाता, 0.4800, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाते? 4 हो जाते। यदि दशमलव के बाद कोई गैर शून्य अंक आता है और उसके बाद कोई 0 आता है, तो वो के अंक क्या होते हैं? उसे हम, वो जो शून्य होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सार्थक मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दशमलव के बाद 2 0 तो है, तो ये तो सार्थक नहीं है, लेकिन गैर शून्य अंक आ गया और उसके बाद 0 आ गया, तो वो क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक में काउंट होंगे। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा खपत के लिए सही सूत्र कौन सा है, ये हमको बताना है। तो बताइए, विद्युत ऊर्जा खपत के लिए सही सूत्र कौन सा है इसमें से? ए वाला, बी वाला, सी वाला, या फिर डी वाला? दोस्तों, विद्युत ऊर्जा ई बराबर होता है VIT के, तो ऑप्शन सी वाला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस त्रुटि को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है? निरपेक्ष त्रुटि को, सापेक्ष त्रुटि को, सकल त्रुटि को, या फिर यंत्रीय त्रुटि को? तो दोस्तों, जब सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहा जाता है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही पदार्थ के दो तारों की लंबाई 2:1 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्या 1:2 के अनुपात में है। उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों, हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर जो होता है, क्या होता है? प्रतिरोध R बराबर ये होता है ρl/a के। मतलब R जो होता है वो लंबाई बटे R पाई a, मतलब क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। हमसे पूछा है प्रतिरोध का अनुपात, तो हम R1 अनुपात R1 निकाल लेते हैं, R1 अनुपात R2 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? L/R स्क्वायर। पहले की लंबाई कितनी है? 2, और पहले की त्रिज्या कितनी? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, अनुपात। दूसरे की लंबाई कितनी है? 1, तो 1 ही रखेंगे, और दूसरे की त्रिज्या कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? R1 अनुपात R2, ये हो जाएगा 8:1। कितना हो जाएगा? 8:1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिपथ आरेख में फ्यूज का प्रतीक क्या होता है? बताइए, परिपथ आरेख में फ्यूज का प्रतीक क्या होता है? एक्स वाला आयत, बीच में रेखा वाला आयत, तीर वाला व्रत, या फिर असमान लंबाई की दो समांतर रेखाएं? दोस्तों, फ्यूज का जो प्रतीक होता है ना, वो इस प्रकार से बनाया जाता है। एक आयत के अंदर में एक क्या होती है? सीधी रेखा। तो बीच में रेखा वाला आयत, तो देखिए बीच में रेखा वाला आयत, तो यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृत्त और चाप खींचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? सेट स्क्वायर, चांदा प्रोटेक्टर, या फिर प्रकार, या फिर फ्रिंज कर्व? दोस्तों, वृत्त और चाप खींचने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? प्रकार का। किसका उपयोग करते हैं? प्रकार का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो प्रतिरोध R1 जिसका मान 60 ± 5 ओम है, एक है R2 जिसका मान 40 ± 2 ओम है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा?
तो हम जानते हैं श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, यही होता है। तो R1 60 है और 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये भी जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 7। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 100 प्लस माइनस 7 ओम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में किसी वस्तु को पूरी तरह वर्णित करने के लिए मुख्य दृश्यों की संख्या होती है। दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में किसी वस्तु को पूरी तरह वर्णित करने के लिए मुख्य दृश्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 6। कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी ज्यामितीय आकृति की सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण 120 डिग्री होते हैं, तो वो आकृति कौन सी होगी, तो कौन सी ज्यामितीय आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, अभी सभी कोण 120 डिग्री होती है, 120 डिग्री होते हैं। वर्ग का होता है, नियमित षटभुज का होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है, या फिर आयत का होता है। तो दोस्तों, वह ज्यामितीय आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण 120 डिग्री होते हैं उसे हम बोलते हैं नियमित षटभुज। इसकी जो भुजाएं होती है बराबर होती है और सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 120 डिग्री के होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान और गति के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1% और 2% है। गतिज ऊर्जा के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या है, ये हमको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1%, 3%, 5% या फिर 4%। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/2 mv²। तो हमको 1/2 से तो कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे, mv² से। हमसे क्या पूछा है, गति ऊर्जा के मापन में अधिकतम त्रुटि। हमको किस किस की त्रुटि दी गई है, द्रव्यमान की त्रुटि दी गई है और गति के मापन की त्रुटि दी गई है। कितनी, द्रव्यमान की 1% है और गति की कितनी है, 2% है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। द्रव्यमान में त्रुटि कितनी है, 1% है, प्लस गति के मापन में त्रुटि कितनी है, 2% है। ये तो 2% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गति का स्क्वायर है हमारे पास में, तो इस 2 का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी गतिज ऊर्जा के मापन में जो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी ना, वो निकल के आ जाएगी। अगर किसी संख्या में स्क्वायर है तो उसका आपको मल्टीप्लाई करना है, वो नीचे आके किस में हो जाएगा, गुना के रूप में हो जाएगा। m में कोई 1 की पावर थी तो 1 की पावर तो 1 ही होती है, तो हमने 1 का मल्टीप्लाई नहीं किया। तो क्या हो जाएगा, 1% प्लस 2 इंटू 2 4%। तो जो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितनी होगी, 5% होगी। कितनी होगी, 5%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ आरेख में अर्थ कनेक्शन का प्रतीक क्या होता है। दोस्तों, विद्युत परिपथ आरेख में अर्थ कनेक्शन का प्रतीक क्या होता है, बताइए। क्रॉस वाला वृत्त होता है, नीचे की ओर घटती लंबाई की 3 क्षैतिज रेखाएं होता है, जिगजैग रेखा होता है, या फिर 2 समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा अर्थ का प्रतीक ऐसे बनाया जाता है, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक फिर उससे छोटी लाइन। यही तो प्रतीक अर्थ कनेक्शन का प्रतीक है। तो नीचे की ओर घटती लंबाई की 3 क्षैतिज रेखाएं, देखो नीचे की ओर घट रही कि नहीं, पहले बड़ी थी, फिर छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब वस्तु बहुत बड़ी हो और पूर्ण आकार में नहीं बनाई जा सकती तो कौन सा पैमाना उपयोग होता है, बताइए। जब वस्तु बहुत बड़ी होती है और पूर्ण आकार में नहीं बनाई जा सकती तो हम कौन से पैमाने का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों, बहुत बड़ी वस्तु है तो हमारी जो वस्तु की ड्राइंग होगी वो वस्तु से क्या हमको छोटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु तो बहुत बड़ी है। अब बहुत बड़ी है, उसकी ड्राइंग हमको छोटी बनाना है, तो हमको हमारा जो पैमाना होगा, मतलब ऊपर में कम होना चाहिए और नीचे में अधिक। मान लीजिए वस्तु का साइज 3 है और हमको उसको 1 में बनाना है, मतलब और छोटा बनाना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यह पैमाना है हमारा न्यूनीकरण पैमाना। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें वस्तु बहुत बड़ी होती है लेकिन उसका जो ड्राइंग बनाती है बहुत छोटे आकार में बनाया जाता है, बहुत छोटे आकार। उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूनीकरण पैमाना बोलते हैं। तो जब वस्तु बहुत बड़ी हो और पूर्ण आकार में नहीं बनाई जा सकती तो हम उपयोग करते हैं न्यूनीकरण पैमाना, जिसका मान 1:2 वाला, जो से मान लीजिए क्या है, वस्तु देखिए कितनी बड़ी है, दो है, बहुत बड़ी है, उससे हमको छोटा बनाना है तो हमने 1 का उपयोग किया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सी भौतिक राशि अपने विमी सूत्र के साथ सही ढंग से सुमेलित है।
तो बताइए, चलिए विमी सूत्र के साथ सही ढंग से सुमिलित है वो हमको बताना है। कैसे सुमिलित है बताइए दोस्तों। बल, बात करते हैं बल के बारे में। अब दोस्तों बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है हमारा, क्या बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू द्रव्य, मतलब एम इंटू ए के होता है कि नहीं होता है, बल एफ। द्रव्यमान को तो हम एम से ही, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर मतलब एल टी -1, एल टी -1 सेकेंड, इसको -2, एल टी -2। तो जो बल का मात्रक होगा वो क्या होगा, विमी सूत्र एम एल टी -2। तो एम एल टी -2 बिल्कुल बल का तो सही तरीके से मिला हुआ है सही ढंग से। कार्य की बात करें तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल का मात्रक क्या होता है, विमी सूत्र क्या होता है, एम एल टी -2। और विस्थापन क्या होता है, एक मान दो दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, एल, मतलब मीटर। मीटर को किस में दर्शाते हैं, एल में, तो एल हो जाएगा। अब दोस्तों ये भी एल है, ये भी एल है, तो हमारा जो कार्य का विमी सूत्र वो क्या होगा, एम एल टू टी -2, एम एल टू टी -2। अब देखिए क्या है, M1L1 नहीं है, तो हो ही नहीं सकता कार्य का मात्रक। अब दाब की बात करते हैं, दाब के बारे में। दाब क्या होता है दोस्तों, दाब जो होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल के। दाब P बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, मतलब F बटे A के होता है। बल का क्या मात्रक होता है, MLT -2, सभी को पता है। क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर, तो मीटर को किस में लिखते हैं हम, एल में, तो एल स्क्वायर हो जाएगा नीचे में। अब ये एल ऊपर जाएगा स्क्वायर का, ऊपर में एक एल है तो ये माइनस में चले जाएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा एम, अब 2 में से एक एल चले जाएगा तो क्या बचेगा, -1 और t -2, एम एल -1 t -2, एम एल -1 नहीं, दाब का भी गलत दिया गया है इसमें। शक्ति की बात करें तो शक्ति क्या होता है, कार्य बटे समय क्या होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है हमारा क्या, शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम के। और वर्क के बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है F इंटू दी, मतलब बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन बटे समय। बल का मात्रक क्या होता है, MLT -2। विस्थापन क्या होता है, L डिवाइडेड बाई समय का मात्रक T। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, M L L एक है, दो है, तो एम एल स्क्वायर। अब टी, ये -2 है, ये नीचे का एक -1 आएगा तो t -3 हो जाएगा। एम एल स्क्वायर टी -3, ये किसका होगा, शक्ति का होगा। एम एल स्क्वायर टी -3 है क्या, नहीं, तो सही क्या है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही आंसर है हमारा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय विलयन को इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए आवश्यक दृश्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। दोस्तों एक लंबवृत्तीय बेलन है, इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए आवश्यक दृश्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, वृत्त के रूप में व्यास प्राप्त होता है, व्यास के रूप में वृत्त प्राप्त होता है, और लंबाई के रूप में हमको आयत मिलता है। किसमें, एक लंबवृत्तीय बेलन में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक, शीर्षक ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों बताइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक जो है, शीर्षक ब्लॉक का उद्देश्य क्या होता है। तो ड्राइंग नंबर, स्केल, पदार्थ, मटेरियल और अन्य विवरण प्रदान करना ही क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक, शीर्षक ब्लॉक का उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है। संवेग होती है, भार होती है, गुरुत्वीकरण होता है, या फिर गतिज ऊर्जा होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो है ना, ये गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान से स्वतंत्र कैसे, अब देखिए, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, भार इंटू क्या, भार बराबर क्या होता है, एम इंटू जी होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो द्रव्यमान से स्वतंत्र है क्या, गुरुत्वीय त्वरण तो अकेला है ना जी, उसके बाद द्रव्यमान नहीं होता, ये द्रव्यमान से स्वतंत्र राशि होती है, कौन, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानक A1 ड्राइंग शीट की सबसे बड़ी माप क्या है। हमसे क्या पूछा है, A1 के बारे में, तो हम A0 को निकाल लेते हैं। सबसे पहले A0 का कितना होता है, ये होता है 841 इंटू 1189 mm। A1 का क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करिए, 1190 का आधा कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 चौके 8 इंटू 841 को यहाँ लिख दीजिए।
अब हमसे क्या पूछा है, A1 रैंक शीट की सबसे बड़ी माप, तो सबसे बड़ी माप कितनी है, 841 है, तो ऑप्शन बी वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक मशीन 10 सेकंड में 500 जूल कार्य करती है, उसकी शक्ति क्या होगी, तो शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बटे समय क्या होता है। कार्य कितना है, 500 जूल है, समय कितना है, 10 सेकंड है, 10 से 10, तो शक्ति का मान कितना आएगा, 50 वाट निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इतने क्वेश्चन में आपको अभी तक? तो दोस्तों ये था आज का हमारा पेपर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।